गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक चालू अनुपात की चर्चा करेंगे। किसी भी व्यावसायिक संस्था के वित्तीय विश्लेषण में अनुपात विश्लेषणों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इन अनुपात विश्लेषणों में अलग अलग वर्गों में इनको अगर हम वर्गीकृत करें तो लिक्विडिटी रेशियो जो तरलता अनुपात है, उन तरलता अनुपातों की श्रेणी में पहला अनुपात चालू अनुपात या करंट रेशियो आता है। आज हम इसी चालू अनुपात की चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चालू अनुपात या करंट अनुपात, यानी इसका संबंध निश्चित रूप से बैलेंस शीट के उन पक्षों से होगा जो करंट प्रकृति की या चालू प्रकृति की होंगी। अतः इसे परिभाषित हम इस प्रकार कर सकते हैं, चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के मध्य संबंधों को चालू अनुपातों अथवा कार्यशील पूंजी अनुपात कहा जाता है। यानी यहाँ पर चालू अनुपात में चालू संपत्तियां एवं चालू दायित्वों के मध्य संबंध का परीक्षण किया जाता है, क्योंकि कार्यशील पूंजी को ज्ञात करने के लिए भी इन्हीं दो पक्षों का हम सहयोग लेते हैं, जिसमें करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस अनुपात को हम कार्यशील पूंजी अनुपात के नाम से भी जानते हैं। जो इस चालू अनुपात को ज्ञात करने के लिए हम चालू संपत्तियों में चालू दायित्वों का भाग देते हैं और इस प्रकार से जो भागफल आता है वही चालू अनुपात या करंट रेशो कहलाता है। करंट रेशो संस्था की चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता तथा अल्पकालीन लेनदारों को उपलब्ध कोषों की सुरक्षा उपांत को प्रदर्शित करता है। यानी जो चालू अनुपात है यह बताता है कि हमारे जो अल्पकालीन लेनदार हैं उनको हम कितना चुकाने की क्षमता रखते हैं, वो क्षमता को प्रदर्शित करने वाला अनुपात चालू अनुपात होता है। ऊंचा चालू अनुपात लेनदारों की दृष्टि से अच्छा होता है, क्योंकि यह उस स्थिति को प्रदर्शित करता है जिसमें चालू संपत्तियां अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। यानी कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज जैसी चीजें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि किसी भी फर्म की त्वरित या चालू देयताओं के संबंध में अच्छी समझी जाती हैं। किंतु इनका एक सीमा से अधिक होना भी सही नहीं है, क्योंकि ये व्यवसाय की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि करंट रेशो क्या होता है और करंट रेशो को कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम इस करंट रेशो के संबंध में आने वाली दो महत्वपूर्ण मदों, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम करंट असेट्स को देखते हैं। ये वे असेट्स हैं जो व्यवसाय की सामान्य दशा के अंतर्गत लगभग एक वर्ष में नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी ये एक वित्त वर्ष में नकदी में परिवर्तित हो जाने वाली जो मदें हैं, जो संपत्तियां हैं, वो चालू संपत्तियां होती हैं, है ना। इसी प्रकार से यहां पर हम देखें कि चालू दायित्वों या जो करंट लायबिलिटीज है वो क्या है। तो करंट लायबिलिटीज का मतलब है कि ऐसी लायबिलिटीज जिनका भुगतान एक वर्ष की अवधि में करंट एसेट्स में से अथवा करंट लायबिलिटीज के सृजन से करना होता है, वो करंट लायबिलिटीज कहलाती हैं। यानी ऐसे लायबिलिटीज जिनका एक वर्ष में हमें भुगतान करना हो। अब वो भुगतान दो जगह से हम कर सकते हैं। पहला भुगतान हो सकता है कि हम करंट असेट्स में से करते हैं। करंट असेट्स में से कहां से? जैसे हमने रॉ मटेरियल उधार पर परचेज किया, तो वो उधार पर परचेज रॉ मटेरियल को हम या तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक से उसका पेमेंट कर दें, तो वो करंट असेट्स में से उसका पेमेंट हो जाएगा। अथवा चालू दायित्वों के सृजन से कर दें। अब चालू दायित्वों के सृजन से कैसे होगा? जैसे हमने शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स रेज कर ली, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया या कोई अति अल्पकालीन ऋण ले लिया, और उस ऋण से प्राप्त राशि से हम उन
चालू दायित्वों का भुगतान कर दें, उन दायित्वों का भुगतान कर दें, तो ऐसे दायित्व चालू दायित्व कहलाएंगे। अभी हमने देखा कि चालू दायित्व और चालू संपत्तियां क्या होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी अधिनियम की अनुसूची 6 को लेते हैं और उस कंपनी अधिनियम की अनुसूची 6 के अंतर्गत कौन कौन सी मदें हैं उसको हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करंट लायबिलिटीज को देखते हैं। तो करंट लायबिलिटीज में जो सम्मिलित होने वाली जो प्रमुख मदें हैं उनमें ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, वेट, पीएफ, ईएसआई एटसेट्रा पेबल्स, provision for tax, proposed dividend, unclaimed dividend, income received in advance, call in advance, matured long-term loans, interest accrued on borrowings। तो ये सभी चीजें चालू दायित्वों में करंट लायबिलिटीज में सम्मिलित होने वाली मदें होंगी। अब हम देखते हैं कि करंट असेट्स में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लॉन्स, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और टीडीएस, ये सभी चीजें यहाँ पर चालू संपत्तियों के अंतर्गत शामिल होंगी। ये जो सूची प्रदर्शित की गई है इस सूची के संदर्भ में कुछ स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है। यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 और भाग 1 के अनुसार मांग पर देय ऋण होने के कारण बैंक अधिविकर्ष एवं नकद साख को अल्पकालीन उधारों की मदों में शामिल कर लिया गया है। यानी अब मांग पर देय ऋण जिनके अंतर्गत जो चीजें हैं जिसके अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के हेड में इंक्लूड होंगी, उनका पृथक से कोई हेड यहाँ पर नहीं होगा। इसी तरह विपणन योग्य प्रतिभूतियां को रोकड़ तुल्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं उनको हम कैश इक्विवेलेंट्स के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वह विपणन योग्य प्रतिभूतियों को कभी भी हम नकद में परिवर्तित कर सकने की क्षमता रखते हैं। अब हम देखते हैं कि करंट रेशो को ज्ञात कैसे किया जाता है। आप लोग यहाँ समझ चुके हैं कि चालू संपत्ति और चालू दायित्वों में कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं, और एक बार उन मदों को चिन्हित कर लिए जाने पर चालू रेशो जो है करंट रेशो जो है उसको ज्ञात करना अत्यंत सरल हो जाता है। यहाँ पर उस करंट रेशो को ज्ञात करने के लिए हम करंट असेट्स में अगर करंट लायबिलिटीज का भाग दे दें तो हमें करंट रेशो निकल आएगा। और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, जो इसके आइडियल रेशो है यानी इसका आदर्श अनुपात है, यानी वह स्थिति किसी भी फर्म किसी भी संस्था के लिए जहां पर करंट लायबिलिटीज की तुलना में करंट असेट्स दुगनी हो, वो आदर्श की स्थिति होगी। यानी सदैव करंट असेट्स की तुलना में करंट लायबिलिटीज को आधा होना चाहिए। अभी तक हमने देखा कि करंट रेशो क्या होता है, करंट रेशो को कैसे ज्ञात करते हैं, करंट रेशो को ज्ञात करने का सूत्र क्या है, और करंट रेशो को ज्ञात करने की जो दो महत्वपूर्ण मदें हैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, उनमें कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं, उन सभी का विवरण हमने देखा। और इन सबको देखने पर हम इस योग्य हो गए हैं कि अब चालू अनुपात को सरलतापूर्वक ज्ञात कर सकें। इसलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं जिसमें एक व्यवसायिक संस्था के कुछ आंकड़े उसकी बैलेंस शीट से उठाए गए हैं। इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, टेंजेबल फिक्स असेट्स, इंटेंजेबल असेट्स, ट्रेड पेबल्स, रेंट, डिविडेंड पेबल, इन्वेंट्री,
लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस और ट्रेड रिसीवेबल्स जैसी कुछ मदें शामिल की गई हैं। यहाँ पर हम इन चीज़ों से अगर देखें तो हमने जो ऊपर एक सूची दी हुई थी कि कौन कौन सी मदें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में शामिल होती हैं, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें उन सभी मदों को चिन्हित कर लेना जरूरी है कि कौन सी मद करंट लायबिलिटी में होगी और कौन सी मद करंट असेट्स के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर एक एक मदों का हम अगर अध्ययन करें तो सबसे पहले ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसलिए ये करंट असेट्स में शामिल नहीं होंगी। दूसरा हेड आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये करंट असेट्स का पार्ट होंगी, यानी ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ये इंक्लूड होंगी करंट असेट्स को कैलकुलेट करते समय। तीसरा जो हेड आता है टेंजेबल फिक्स असेट्स। टेंजेबल फिक्स असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सभी चीजें दीर्घावधि वाली होती हैं, इसलिए ये सभी चीजें करंट असेट्स में इंक्लूड नहीं होंगी। इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स जैसी चीजें आती हैं, तो इसलिए क्योंकि ये भी एक लंबी अवधि तक फर्म के साथ बने रहते हैं, इसलिए ये भी करंट असेट्स प्रकृति की नहीं है। इसके बाद अगली आती है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स यानी पेबल्स हैं, यानी दायित्वों के अंतर्गत आएंगे, तो ये हमारे करंट लायबिलिटी में इंक्लूड होगा। फिर रेंट पेबल, रेंट पेबल भी दायित्वों में, करंट दायित्वों में शामिल होगा। डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल भी करंट लायबिलिटी होगा। फिर आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारा करंट असेट्स का पार्ट है। इसी तरीके से अगला जो हेड है लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म वर्ड से ही दिख रहा है कि ये नॉन करंट लायबिलिटी है, यानी एक लंबी अवधि की लायबिलिटी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, तो ये नॉन करंट में आएगा, तो इसका यहाँ पर हमारे इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं रह जाता। अगला आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स फिर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स करंट लायबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। इसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये दोनों ही चीजें करंट लायबिलिटी का पार्ट होंगी। फिर इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, ये हमारे लिए असेट्स होगा, क्योंकि हमने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, तो ये असेट्स का, करंट असेट्स का पार्ट होगा। और अगला जो चीज है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी, क्योंकि रिसीवेबल्स हैं, तो ये रिसीवेबल्स करंट असेट्स के पार्ट होंगे। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न की प्रमुख मदों का वर्गीकरण करके देखा कि कौन कौन सी चीजें करंट नेचर की हैं, कौन कौन सी चीजें नॉन करंट नेचर की हैं। फिर करंट नेचर में हमने बाइफरकेट किया कि कौन कौन सी करंट लायबिलिटी हैं और कौन कौन सी करंट असेट्स हैं। अब हम इस प्रश्न से जो करंट रेशियो है वो सरलता पूर्वक निकाल सकते हैं। प्रश्न की विभिन्न मदों का विश्लेषण करने पर जो हमने बाइफरकेट किया कि करंट असेट्स नेचर की कौन सी मदें थी और करंट लायबिलिटी नेचर की कौन सी मदें थी, तो उसको हम यहाँ पर प्रश्न को हल करने के लिए पृथक से उनको लिख लेना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके लिए बिल्कुल स्पष्टता रहे, उस स्पष्टता को बनाए रखने के लिए और एग्जामिनर अनावश्यक रूप से परेशान ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हमें यहाँ पर उन मदों को पृथक से लिख लेना आवश्यक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले करंट असेट्स की मदों को लिखा है, जिसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, इनकम टैक्स पेड इन एडवांसेस, जैसा कि हमने ऊपर प्रश्न की मदों को वर्गीकृत करते समय इन्हीं मदों को हमने देखा था कि ये करंट असेट्स की मदें हैं, तो हमने उनको यहाँ पर एक बार करंट असेट्स यानी इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया कि करंट असेट्स इज इक्वल टू मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस इन्वेंट्री प्लस इनकम टैक्स पेड इन एडवांसेस। और जब हम इनको जोड़ दें
तो इन सारी मदों का जो अमाउंट आता है वो 6,40,000 का अमाउंट टोटल हमारा निकल के आता है। इसी प्रकार से हम करंट लायबिलिटीज के संदर्भ में भी देखें कि करंट लायबिलिटी की कौन कौन सी मदें थी, उनको भी हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्मेट में लिख लें। तो वहां पर इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू ट्रेड पेबल्स प्लस रेंट पेबल प्लस डिविडेंड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस प्रपोज डिविडेंड। इस प्रकार से यहाँ पर इक्वेशन फॉर्मेट में हमने करंट लायबिलिटीज को भी अरेंज किया। तो यहां पर करंट लायबिलिटीज का जो टोटल आता है 2,40,000 आता है। अब हम यहां पर जो करंट रेशियो का फॉर्मूला है, करंट रेशियो का फॉर्मूला हम बार बार रिपीट कर चुके हैं, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहां पर हमारी करंट असेट्स निकली थी 6,40,000, तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज कितनी थी 2,40,000, तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000। जब हमने इसको भाग दिया, विभाजित किया, तो आया 2.66:1, यानी 2.66 अनुपात 1, ये हमारा करंट रेशियो निकल कर आता है। इस प्रकार से हम सरलता पूर्वक किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हमने एक महत्वपूर्ण रेशियो, एक महत्वपूर्ण अनुपात करंट रेशियो को पढ़ा और करंट रेशियो को देखा कि करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो का आदर्श अनुपात क्या है, करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जो दो महत्वपूर्ण मदें हैं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, उनमें कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं, उन सभी का वर्णन हमने देखा और फिर एक प्रश्न लेकर के उसको हल करके प्रैक्टिकल में देखा कि करंट रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कल हम लिक्विडिटी रेशियो का ही एक अगला अनुपात लेंगे।